हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस और कंप्लीट कोर्स फॉर CUET 2024 एंड CMAT 2024। और सिंस टिस भी अब अपना एग्ज़ाम नहीं लेगा और टिस भी CUET के थ्रू ही एडमिशन्स लेगा, सो टिस के लिए भी ये कोर्स रेलेवेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक विल बी टाइम एंड वर्क। सो एज वी नो, कोई भी वर्क अगर करना है, फॉर एनी वर्क इन जनरल, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी कि जितने ज़्यादा टाइम तक कोई वर्क किया जाएगा उतना ज़्यादा वर्क होगा, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा टाइम तक वर्क होगा। सिमिलरली वर्क इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। जितने एफिशिएंट लोग वर्क करेंगे उतना ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। सो इन जनरल वर्क इज एफिशिएंसी इनटू टाइम। Efficiency into time. So if let us say there is a machine A which produces 200 pages per hour, and if you need to find out ki how much work does it do in a complete day, so since there are 24 days, so number of pages produced will be 200 pages per hour is efficiency and 24 hours is time, so 200 and 24, 4800 pages per day. That will be the work per day. Is it clear? ठीक है, कोई डाउट नहीं, ये तो आसान चीज़ है। नाउ फॉर आवर क्वेश्चन सेक, दो तीन अप्रोच है हमारी टू एज्यूम वर्क। नाउ वी कैन एज्यूम वर्क एज इक्वल टू 1 यूनिट, और वी कैन एज्यूम वर्क एज 100%, सिंस हमें कंपेयर करना पड़ेगा अल्टीमेटली, और वी कैन एज्यूम वर्क एज एनी वैल्यू, एनी अदर वैल्यू, which for simplicity's sake we take as LCM. So if we take work as 1 unit, for example there are two persons A and B. A is completing a task in 4 days and B is completing the same task in 6 days. तो A 4 दिनों में अपना काम पूरा कर रहा है, B 6 डेज में अपना काम पूरा कर रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि दोनों मिलके कितने टाइम में अपना काम कंप्लीट करेंगे। सो वी कैन एज्यूम दैट लेट अस से टोटल वर्क इज 1 यूनिट। एंड इफ टोटल वर्क इज 1 यूनिट, तो A एक दिन में कितना काम करेगा? A's वर्क इन 1 डे, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 यूनिट्स, क्योंकि 4 दिनों में अपना काम कंप्लीट कर रहा है। सिमिलरली B's वर्क इन 1 डे, that will be 1/6 units, and since both are working together, so total A और B का work in 1 day will be equal to 1/4 plus 1/6, that will be total work, which will be equal to 12 LCM आ गया, 3 plus 2 5/12 units, एंड सिंस हमें फाइंड आउट करना है कितने दिनों में ये वर्क कंप्लीट करेंगे, टोटल वर्क हमारा, ये तो एफिशिएंसी हो गई इनकी मिला के, टोटल एफिशिएंसी हो गई, एंड वर्क इज एफिशिएंसी इनटू टाइम, वी नीड टू फाइंड आउट टाइम, सो टाइम विल बी इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क इज 1 यूनिट और इनकी एफिशिएंसी है 5/12, तो 1 डिवाइडेड बाई 5/12 एंड दैट विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 5। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्लियर है ना। इसी चीज को, क्योंकि दो लोग हैं, दो लोगों में डायरेक्टली वी कैन हैव अ फॉर्मूला एज वेल, एंड दैट फॉर्मूला इज कि अगर A P दिनों में वर्क कर रहा है, या A लेटर से A डेज में वर्क कर रहा है, B डेज में वर्क कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज टेकन विल बी AB अपॉन A प्लस B, दैट इज 24/10 विच इज 12/5 ओनली। इज इट क्लियर? सो ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी ऐसे केसेस में दो के लिए यूज किया जा सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस कि 1 यूनिट हमने मान के एज्यूम किया, बट जरूरी नहीं हमेशा ऐसे करें, क्योंकि ये तरीका थोड़ा लंबा है। तो कन्वेंशनल तो है, अच्छा है, बहुत बार यूज भी किया होगा, बट ये थोड़ा सा लंबा तरीका है। सो अनदर अप्रोच इज कि लेट अस से A कंप्लीट कर रहा है 4 डेज में, B इज कंप्लीटिंग इन 6 डेज, सो व्हाट वील डू, वील टेक एलसीएम ऑफ दीज टू वैल्यूज। ये टाइम की वैल्यूज हैं
और वर्क हमेशा टाइम इंटू एफिशिएंसी है, तो वील एज्यूम कि एफिशिएंसी इनकी इनवर्स होंगी या फिर इनका एलसीएम ले लें। तो अगर टाइम हमें 4 और 6 डेज दिया हुआ है तो एलसीएम विल बी 12 यूनिट्स, एंड दिस एलसीएम ऑफ 12 यूनिट्स दिस विल बी एज्यूम्ड एज द वर्क वैल्यू। सो वर्क इज इक्वल टू 12, और वर्क अगर 12 है, टाइम है 4, तो एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स, एंड सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 12/6 एंड हेंस 2 यूनिट्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर होती है? ठीक है, अभी स्टार्ट में बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, फिर फटाफट से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, सो दैट किसी को भी कहीं पे कोई डाउट ना रहे और सब इक्वल फुटिंग पे हो। तो एफिशिएंसी हमारा 3 यूनिट और 2 यूनिट हो गया, क्लियर। सो नाउ वी नो कि दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जब दोनों साथ में काम करेंगे। ए प्लस बी का एफिशिएंसी विल बी 3 + 2 एंड दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। टोटल वर्क है 12, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 12/5 डेज। दिस इज बेटर अप्रोच बिकॉज इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम है और इसमें वैल्यूज ऐसी हम ले रहे हैं जिससे कि डायरेक्टली इंटीजर में ही हमारी वैल्यूज आएंगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो वी विल बी फॉलोइंग दिस एलसीएम मेथड ऑल अक्रॉस। ओके, ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और बाकी चीज़ों को क्वेश्चंस में ही समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए डज द वर्क इन 10 days, बी डज द सेम वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। हर एक क्वेश्चन को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना है, एंड अगर कन्वेंशनल मेथड से कर रहे हो तो अप्रोच चेंज करना है अपना, क्योंकि हमें न सिर्फ क्वेश्चंस को सही करना है बट वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट वी आर डूइंग सेम क्वेश्चंस इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम एज वेल। So lesser time and higher accuracy, both are important. So A is completing the work in 10 days, B in 15 days. LCM आ गया हमारा 10 और 15 का 30 यूनिट्स, so work will be 30 units. Efficiency of A will be 3 units, that of B will be 2 units, और दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो A plus B की efficiency will be 3 + 2, that is equal to 5 units. So time taken will be 30/5. That is 6 days. Option B. Is it clear? बाकी as we have seen कि दो लोगों के केस में हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा AB/A + B. So 10 × 15 upon 10 + 15, which is 150/25, 6 days. So डायरेक्टली ये भी किया जा सकता है दो लोगों के केस में, अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल इज ट्वाइस एज गुड अ स्टूडेंट एज भारत। ट्वाइस एज गुड का मतलब क्या हुआ कि अनिल की जो एफिशिएंसी है दैट इज 2 times ऑफ भारत। और इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम सीमेट 2018, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो यहां पे लिखा है ट्वाइस एज गुड, और कई बार क्वेश्चन होगा ट्वाइस एज एफिशिएंट। बात एक ही है, ट्वाइस एज एफिशिएंट इज ऑल्सो सेम, बट हो सकता है 2 times मोर एफिशिएंट हो, दोनों में फर्क है। अगर कह रहा है ट्वाइस एज एफिशिएंट, दैट इंप्लाइज कि अनिल इज 2 times एफिशिएंट, या ट्वाइस एज गुड इज ऑल्सो सेम। तो अनिल और भरत की एफिशिएंसी का जब हम रेशियो लेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ अनिल विल बी ट्वाइस ऑफ भरत। सो इफ भरत एफिशिएंसी वी आर अज्यूमिंग एज 1 फॉर द सिंप्लिसिटी सेक, तो अनिल्स एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 2. दिस इज व्हेन द लैंग्वेज इज ट्वाइस एज एफिशिएंट. लैंग्वेज could also be 2 times more efficient. Then it is different. तब फिर 2 times नहीं लेना है हमको. When it is 2 times more efficient, यानी कि जितना भरत एफिशिएंट है उतना तो एफिशिएंट है ही है, उससे 2 गुना और भी ज्यादा एफिशिएंट है, उससे 2 गुना और भी ज्यादा एफिशिएंट है. तो हेंस आवर एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 2 times more than भरत. ठीक है, यानी 200 times ज्यादा एफिशिएंट है. तो अगर भरत की एफिशिएंसी 1 है तो अनिल्स एफिशिएंसी विल बी 1 प्लस डबल ऑफ 1, यानी कि 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3. ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए लैंग्वेज का, अदरवाइज गड़बड़ होगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 times है, तो अनिल और भरत की एफिशिएंसी में वी नो अनिल की एफिशिएंसी इज 2 times ऑफ भरत, एंड अनिल इज एबल टू फिनिश अ वर्क इन 30 minutes लेस देन भरत टाइम. 30 minutes लेस देन भरत टाइम. तो एफिशिएंसी अगर 2:1 है, वर्क सेम है, दोनों सेम काम कर रहे हैं. अगर वर्क सेम है, एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, तो टाइम का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क आएगा. दोनों के लिए वर्क सेम आना चाहिए, तो वर्क दोनों के लिए चेक करोगे सेम आएगा, 2:1 ऑब्वियसली 2 आएगा. ठीक है, तो टाइम का रेशियो होगा 1:2 का. नाउ हमें डिफरेंस गिवन है, टाइम के वैल्यू एग्जैक्टली नहीं गिवन है कि अनिल कितने टाइम में कर रहा है, भरत कितना टाइम में कर रहा है, बट डिफरेंस इज गिवन. डिफरेंस इज 30 minutes, और 1 और 2 यूनिट्स के बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट का. दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 30 minutes, विच इंप्लाइज कि अनिल 30 मिनट से अपना टास्क कंप्लीट कर ले रहा है, जबकि भरत को टाइम लग रहा है 60 minutes का. क्वेश्चन हमसे ये तो नहीं पूछ रहा है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच बोथ ऑफ देम कैन फिनिश द सेम वर्क टुगेदर.
तो सेम वर्क को साथ में कंप्लीट करने में टाइम लगेगा कितना उनको, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो अगर मिनट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी एक जगह पे, सो 1 इंटू 60 वर्क हमारा आ जाएगा 60 यूनिट्स, ठीक है। 1 इंटू 60 या 2 इंटू 30 जैसे भी करो, और इसके बाद में एफिशिएंसी दोनों की ऐड कर लोगे तो a प्लस बी की एफिशिएंसी जब दोनों साथ में काम करेंगे एफिशिएंसी विल बी 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 एंड हेंस टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 60/3 and that will be 20 minutes. Clear? Next question. P takes twice as much time as Q or thrice as much time as R to finish a piece of work. So time taken by P in comparison to Q is 2 times. तो अगर Q 1 unit time ले रहा है तो P will be taking 2 units time and that is also thrice as much time as R. So P is taking twice as much time as Q, but R के कंपैरिजन में thrice टाइम ले रहा है, which implies कि अगर R 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो P is taking 3 यूनिट्स टाइम। तो सबसे पहले तो सारी वैल्यू सारे रेशियो एक साथ लाने पड़ेंगे, तो पहले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो दैट P के लिए दोनों वैल्यू 6 आ जाए। तो टाइम टेकन बाई P इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, टाइम टेकन बाई Q इज इक्वल टू 3 यूनिट्स एंड टाइम टेकन बाई R इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये टाइम का रेशियो है, बट हमारे काम की चीज क्या है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होगा, 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आया 6, 3 और 2 का 6 ओनली, तो वर्क इज इक्वल टू 6 यूनिट्स एंड हेंस एफिशिएंसी ऑफ P विल बी इक्वल टू 1 यूनिट, दैट ऑफ Q विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स, दैट ऑफ R विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स, ठीक है। अब पहली बार हमने इसको किया इसलिए इसको इस तरह से लिखा, अदरवाइज डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि अगर P, Q और R में P इज टेकिंग ट्वाइस एज मच टाइम एज Q, यानी कि एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, जो कम टाइम ले रहा है, और P डबल टाइम ले रहा है यानी कि Q की एफिशिएंसी डबल होगी, यानी कि अगर P की एफिशिएंसी 1 है Q की एफिशिएंसी विल बी 2। सिमिलरली P इज टेकिंग थ्राइस एज मच टाइम एज R, यानी कि P अगर R से 3 टाइम्स टाइम ले रहा है दैट मीन्स कि R की एफिशिएंसी P की थ्राइस होगी, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 3। तो वी डायरेक्टली कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज वेल। सो एफिशिएंसी 1:2:3 आ गया PQR का, क्लियर। वर्क हो गया 6 यूनिट्स और टाइम टेकन कितना होगा, जब दोनों साथ में काम करेंगे, एफिशिएंसी एडअप हो जाएगी, 6 यूनिट्स हो जाएगी, तो 6/6 1 एक सेकेंड वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन एक सेकेंड। हाँ, एफिशिएंसी तो 1, 2, 3 आ गया, टाइम का रेशियो गिवन है, ठीक है, और 6 यूनिट्स हमने ले लिया इसको, लेकिन एफिशिएंसी ये है, टाइम का रेशियो था, वैल्यू तो थी नहीं, और यहाँ पे क्योंकि गिवन है दे कैन वर्क फिनिश द वर्क इन 5 डेज, तो वर्क हम एज्यूम करेंगे 6 यूनिट्स नहीं, वर्क को एज्यूम करेंगे उस केस में, क्योंकि एफिशिएंसी का सम है 6, तो 6 × 5 30, दैट इज द टोटल वर्क, ठीक है। और टाइम टेकन जब वो साथ में काम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 6 × 5 डिवाइडेड बाई 6। क्या कंफ्यूजन कर रहे हैं, क्यू पूछा है, क्यू कैन डू द सेम वर्क इन, तो 6 × 5 टोटल वर्क हो गया। क्यू की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, दैट इज 2, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, 6 × 5/2, दैट विल बी 15 डेज, 15 डेज, ऑप्शन 3, क्लियर, ओके, ठीक है। बट इंस्टेड इतना सब कैलकुलेशन करने के व्हाट वी कैन डू कि नो P, Q और R का जो एफिशिएंसी है दैट इज 1:2:3 एंड टाइम टेकन व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर देयर एफिशिएंसी इज इक्वल टू 6, और 6 एफिशिएंसी से 5 डेज में वर्क हो रहा है, ठीक है। तो जब Q अकेला वर्क करेगा Q की एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स, एफिशिएंसी 2 यूनिट्स होगी, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 5 × 6/2, 5 का 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी। तो अगर इनका एफिशिएंसी जो है 6:2 है, यानी कि साथ में काम करते हैं, तो एफिशिएंसी 6 है, Q की एफिशिएंसी 2 है, तो ठीक इनवर्स हो जाएगा इसका, ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2:6 हो जाएगा टाइम का रेशियो, और 2 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 डेज, या सिंप्लीफाई कर लोगे 1:3 आ जाएगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा 5 डेज एंड हेंस 3 यूनिट्स विल बी 15 डेज, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, P can do a piece of work in 10 days, B in 15 days, they work for 5 days, the rest of the work finished by R in 2 days. If they got ₹1500 for the whole work, तो डेली वेजेस B और R के कितने होंगे, B और R के डेली वेजेस यहाँ पे कितने होने वाले हैं। 5 डेज के लिए वर्क किया है P ने भी और B ने भी, ओके। सो P 10 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, B 15 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, एलसीएम आ गया 10 और 15 का 30, तो P की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट्स, B की आ गई
2 यूनिट्स। 5 डेज वर्क किया है, 5 डेज में कितना वर्क कर लिया होगा? 5 डेज में P मस्ट हैव वर्कड, P और B मिलकर काम करते हैं 5 यूनिट्स, तो 5 इंटू 5 25 यूनिट्स इन्होंने वर्क कंप्लीट किया। 25 यूनिट्स वर्क कंप्लीट किया। 5 यूनिट्स वर्क इज रिमेनिंग, जो कि आर ने किया है 2 डेज में, तो एफिशिएंसी ऑफ आर कितना आ जाएगा? दैट विल बी 5 यूनिट्स किया है 2 डेज में, 5/2 2.5 यूनिट्स पर डे। Now question is asking if they get rupees 1500 for the whole work, daily wages of B and R. B और R के डेली वेजेस कितने होंगे? तो 30 यूनिट्स वर्क के लिए इनको मिला है कितना? 1500 रुपीज। 30 यूनिट वर्क के लिए 1500 मिला है, तो 1 यूनिट वर्क के लिए कितना होगा? 1 यूनिट वर्क इज इक्विवेलेंट टू 1500 by 30 which is 50 rupees. Efficiency of B is 2 units per day. That of R is 2.5. टोटल हो गया 4.5 यूनिट्स, और पर यूनिट चार्ज है, पर यूनिट वर्क के लिए वेज है 50 रुपीज, तो 4.5 इंटू 50, आंसर विल बी 50 इंटू 4 200 प्लस 0.5 इंटू 50 225 रुपीज। ऑप्शन 4। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो, तो कोशिश ये करना है कि जितना कम से कम लिखो। यहाँ समझाना है, मुझे तो समझाना है, तो मुझे तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, मुझे तो चीज़ों को समझाते हुए लिखना पड़ेगा। बट एग्जाम में जब तुम कर रहे हो या इवन अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करते समय कोशिश करो कि जितना कम से कम लिखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेंटली कैलकुलेट कर सको। दैट विल ऑलवेज इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है। तो कोशिश यही करना है, बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करना है कि सारी चीज़ों को लिखते रहें, फिर पॉइंट नहीं है, क्योंकि टाइम लगेगा। टाइम बचाना है तो मेंटल कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा, या मेंटली चीज़ों को समझने में फोकस करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और अप्रोच थोड़ा सा समझ लेते हैं। P 10 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, यानी कि एक दिन में P कितना वर्क कर रहा है? 10%, ठीक है ना। P 10 डेज में, B 15 डेज में, 5 डेज वो वर्क करते हैं, 5 डेज वो वर्क करते हैं, तो 5 डेज में P ने कितना वर्क कर लिया होगा? 5 डेज में P ने वर्क किया होगा 1/2, हाफ वर्क कर लिया, और B ने कर लिया होगा 1/3। B ने कर लिया होगा 1/3, और फिर R के बारे में बात कर रहा है, तो बचा कितना? 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा 5/6। 1/6 वर्क किया है R ने 2 डेज में, ठीक है, यानी कि एक दिन में R का वर्क कितना है? 1/12। और सिमिलरली एक दिन का B का वर्क कितना है? 1/15। सो R का एक दिन का वेज कितना होगा? दैट विल बी 1500/12 which is 125, और फॉर B दिस विल बी 100 रुपीज, तो टोटल हो जाएगा 225। क्लियर है? ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो इसलिए हमें बाकी अप्रोचेस भी क्लियर होनी चाहिए। जिस क्वेश्चन में जिस अप्रोच से हमारा काम जल्दी हो जाए, वैसे अप्रोच फॉलो कर लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि वेज कैलकुलेट करना है इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज स्ट्रेट अवे सॉल्व हो गया होता अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q working separately can do a piece of work in 9 days and 12 days respectively. Separately work करते हैं, तो P को 9 days लग रहा है, Q को 12 days लग रहा है। If they work for a day alternately beginning from P, in how many days the work will be completed? तो alternately work कर रहे हैं, अब साथ में नहीं कर रहे हैं। एक दिन P करेगा, फिर Q करेगा, फिर P, फिर Q, फिर P, फिर Q एंड सो ऑन। तो सबसे पहली बात है 9 और 12 डेज लग रहे हैं इनको, वर्क हो जाएगा हमारा 36 यूनिट्स, और दिस इज टाइम, तो एफिशिएंसी आ जाएगी P की एफिशिएंसी 4, Q की एफिशिएंसी 3। अब पहले दिन P वर्क करेगा, फिर Q, फिर P, फिर Q, फिर P, फिर Q एंड सो ऑन, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड सो ऑन। सो डे 1 पे कितना वर्क होगा? 4 यूनिट्स वर्क होगा, डे 2 पे 3 यूनिट्स वर्क होगा, फिर डे 3 पे 4 यूनिट्स, देन अगेन 3 यूनिट्स एंड सो ऑन। तो इफेक्टिवली, क्योंकि 2 दिन का साइकिल है, 2 पर्सन है, 2 दिन का साइकिल है इनका, तो 2 दिन में कितना वर्क हो रहा है? 2 डेज में 7 यूनिट्स वर्क हो रहा है। इज इट क्लियर? बट यहां पे कभी भी ऐसा केस में ये नहीं करना है कि डायरेक्टली 36 को 7 से डिवाइड कर दिया। ऑप्शन तो नहीं दिया है उसके लिए, पर कभी ऑप्शन दिया हो सकता है, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डेज में 7 यूनिट्स वर्क हो रहा है। हमारा काम ये है कि इसके पास था 36 यूनिट्स टोटल वर्क है, तो देखते हैं कि टोटल वर्क के पास तक पहुंचते हैं। 7 का कौन सा मल्टीपल है जो 36 से सबसे पास होगा? इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाई 5, विच इंप्लाइज कि 10 डेज में वर्क हो जाएगा 7 इंटू 5 35 यूनिट्स,
35 यूनिट्स वर्क हो गया। अब 11th डे का वर्क स्टार्ट होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट है 11th डे कौन काम करेगा? जिसने साइकिल शुरू की है, साइकिल को शुरू किया है पी ने, तो 11th डे वर्क करने के लिए आएगा पी, और पी की एफिशिएंसी है 4। वर्क कितना बचा है? 36 यूनिट्स टोटल वर्क है, 35 यूनिट्स वर्क इज कंप्लीटेड, सो 1 यूनिट वर्क इज रिमेनिंग, दैट 1 यूनिट वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय पी, और पी की एफिशिएंसी है 4, तो टाइम टेकन विल बी 1 यूनिट वर्क डिवाइडेड बाय 4, 1/4 डेज। तो 10 डेज हो चुके हैं, 10 एंड 1/4 डेज, ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। तो अल्टरनेटिव ये चीज कॉशियस रहना है कि सबसे पहले तो हमें एक साइकिल के लिए निकाल लेना है कितना वर्क, कितने यूनिट्स वर्क होगा, और उसके बाद में फिर लास्ट में क्लोजेस्ट वैल्यू तक जाके, ठीक है, कंप्लीट साइकिल्स का, और उसके बाद में लास्ट में देखना है कि सबसे लास्ट वाले दिन कौन वर्क करेगा, पी करेगा, क्यू करेगा, कितना करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पी का पूरा वर्क हो जाए, फिर क्यू का भी थोड़ा वर्क डिपेंड करता है, ठीक है, बट हमें सारी कंप्लीट साइकिल्स तक वहां पास तक जाना है, उसके बाद में देखना है कितना वर्क हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है। अगर यहां पे इंस्टेड क्यू से साइकिल स्टार्ट होता तो आंसर डिफरेंट होता, ठीक है। जस्ट इन केस अगर क्यू से साइकिल स्टार्ट होता तो क्या आंसर होता? इफ क्यू स्टार्टेड द साइकिल और द वर्क बिगिन विद क्यू देन पी, अगर ऐसा होता तो हमारा आंसर उस केस में होता। देखो 10 डेज में तो यही सेम कहानी होती, 10 डेज में 35 यूनिट्स ही वर्क होता, बट लास्ट डे वर्क करता फिर क्यू, और क्यू की एफिशिएंसी है 3, तो आंसर वुड हैव बीन 10 एंड 1/3 डेज इन दैट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a piece of work in 10 days, while B and C together can do it in 15 days. If A is twice as good as a workman as C, यानी कि A की एफिशिएंसी C की डबल है, तो we have to find what time B alone can do it in. So A plus B का एफिशिएंसी A plus B are completing in 10 days, B plus C are completing in 15 days. LCM आ गया 30, एफिशिएंसी A plus B की है 3, B plus C की है 2, एंड वी नो A is twice as good a workman as C, यानी कि A और C की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 2:1 है, A की एफिशिएंसी C की डबल होगी, ठीक है। एग्जैक्टली 2:1 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 2:1 रेशियो है उनका, ठीक है, पर यहां पे डिफरेंस के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो A और C की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 2:1। उनके बीच का डिफरेंस जो है कितना आ रहा है? A प्लस B की एफिशिएंसी है 3 यूनिट और B प्लस C की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, इज दैट सो? और हमें पता है कि A की एफिशिएंसी डबल है, यानी कि A की एफिशिएंसी 2 टाइम्स है ऑफ C, और बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट, और वो ये 1 यूनिट यहां के 1 यूनिट के ही बराबर है, इस 1 यूनिट के ही बराबर है। दैट इंप्लाइज कि A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट्स, इज दैट सो? A की एफिशिएंसी 2 है, C की 1 है, और B की 1 ही होगी साथ में। अभी बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट हमने ध्यान से किया है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो। तो B की एफिशिएंसी 1 यूनिट आ गई, टोटल वर्क 30 होना है, नंबर ऑफ डेज विल बी 30 ओनली फॉर B। टोटल वर्क है 30, एफिशिएंसी है B की 1, 30/1, द आंसर विल बी 30 ओनली। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जिससे कि ज्यादा क्लैरिटी है कि यहां पे लेटेस्ट से, अभी इसको भूल जाओ, अगर A और B की एफिशिएंसी हमारी 5 यूनिट्स आती और B प्लस C की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स आती है, अगर ऐसा होता तब हम क्या करते, ठीक है, और बाकी सब चीजें यहां पे कहानी सेम ही रहती। उस केस में वी नो कि A और C की एफिशिएंसी का जो रेशियो है दैट इज 2:1, यानी कि उनके बीच का एफिशिएंसी का जो डिफरेंस है दैट इज 1 यूनिट, बट यहां पे डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। हियर डिफरेंस ऑफ एफिशिएंसी इज 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, तो ये जो 1 यूनिट है ये एक्चुअल में 2 यूनिट्स के बराबर है। क्लियर है? यानी कि यहां पे इन दैट केस एफिशिएंसी ऑफ C विल बी 2 यूनिट्स, एफिशिएंसी ऑफ A विल बी 4 यूनिट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ B विल बी 1 यूनिट। क्या ये बात समझ में आती है? अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो छोटी सी बात को याद रखना है कि वहां पे हमने रेशियो माना है, ये भी रेशियो ही है, बट हमें कंपेयर करना है, तो ध्यान रखना है दोनों रेशियो को जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक कंपेरेबल नहीं होंगे। तो कंपेयर कराते समय डिफरेंस जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिफरेंस 2 यूनिट्स का है और वहां पे डिफरेंस 1 यूनिट का है। सो 1 यूनिट्स ऑफ द अदर रेशियो इज इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ द एफिशिएंसी रेशियो। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल इज 2 times as efficient as Vinod and Kamal is 3 times as efficient as Vinod. अखिल, विनोद, कमल, तो अखिल की एफिशिएंसी 2 टाइम्स है विनोद की, तो अगर विनोद की एफिशिएंसी 1 है, अखिल की एफिशिएंसी विल बी 2, एंड कमल इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज विनोद, तो कमल की एफिशिएंसी आ गई 3, 2:1:3 रेशियो आ गया एफिशिएंसी का। दे वर्क टुगेदर, साथ में काम किया है, टोटल वर्क होगा 6 यूनिट्स। वी हैव टू फाइंड द शेयर ऑफ कमल इन द मनी रिसीव्ड। कमल की एफिशिएंसी 3 है,
टोटल एफिशिएंसी 6 है, यानी कि जस्ट हाफ एफिशिएंसी है, तो अमाउंट भी इसको आधा ही मिलेगा. 5700 डिवाइड बाई 2, आंसर 2850 रुपीज. पीस ऑफ केक है कि नहीं? ठीक है, आसान सवाल. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Abhay can complete a piece of work in 18 days, while Balram can do it in 20 days and Chandan in 30 days. Abhay 18 days में वर्क कंप्लीट करता है, बलराम इन 20 days, चंदन इन 30 days. एलसीएम आ जाएगा 18, 20 और 30 का 90, 180. So efficiency of Abhay will be 10 units, that of Balram will be 9 units, that of Chandan will be 6 units. Now it is given that Balram and Chandan started the work but were forced to leave after 2 days. तो बलराम और चंदन ने 2 days वर्क किया है, तो 2 days में कितना वर्क हो जाएगा? बलराम की एफिशिएंसी है 9, चंदन की एफिशिएंसी है 6, तो 9 + 6 1 यूनिट 1 डे में वर्क होगा, एफिशिएंसी होगी 15, तो 2 days में वर्क होगा 15 × 2 30 यूनिट्स. रिमेनिंग विल बी 180 - 30 यूनिट्स. रिमेनिंग वर्क इज 180 - 30 यूनिट्स विच इज 150 यूनिट्स. और बचा हुआ काम करना किसको है? अभय को करना है, तो टाइम टेकन विल बी 150/10, 15 days. ऑप्शन सी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. L and M together can complete a piece of work in 72 days. L and M are completing a work in 72 days, while M and N are doing the same work in 120 days. And L and N are completing that work in 90 days. 72, 120, 90. LCM क्या आ जाएगा इन वैल्यूज का? LCM will be 360. अच्छा, जब एलसीएम ले रहे हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एलसीएम ही लेना है. 360 की बजाय 720 भी लिख देंगे तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर वही रहने वाला है. ठीक है. सो हाँ, ये है कि अगर 360 का कोई फैक्टर ले लोगे तो फिर चीज़ें फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाएंगी, इसलिए 360 का मल्टीपल चलेगा. 720 हो या बड़ा वैल्यू हो, बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू मत लेना क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है. ठीक है, इसलिए ही हम एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं. सो एल प्लस एम का एफिशिएंसी आ जाएगा 5 यूनिट, एम प्लस एन का एफिशिएंसी आ जाएगा 3 यूनिट्स, और L प्लस N का एफिशिएंसी आ जाएगा 4 यूनिट. ये तो एफिशिएंसी आ गई हमारी. क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट टाइम कैन L अलोन कंप्लीट द वर्क. अगर हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करें, इन तीनों को ऐड करें तो 5 + 3 8, 8 + 4 12, टोटल आ गया 12 यूनिट्स. पर ये 12 यूनिट है क्या? यहाँ पे जब हमने तीनों इक्वेशन को ऐड किया है, L प्लस M की एफिशिएंसी 5 थी, M प्लस N की 3 थी, L प्लस N की 4 थी. जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो 2 बार L भी आएगा, 2 बार M भी आएगा, 2 बार N भी आएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ L प्लस M प्लस N's एफिशिएंसी, दैट इज इक्वल टू 12. यानी कि L प्लस M प्लस N की जो एफिशिएंसी है दैट इज 12/2, यानी कि उसका हाफ होगा. ये ध्यान रखना है. ठीक है, हर बार ये चीज़ लिखनी नहीं है, बट जब ऐड करो डिवाइड बाई 2 करने के बाद ही लिखो. क्लियर? तो 6 आ गया एफिशिएंसी तीनों का मिला के. क्वेश्चन कह रहा है L अकेला कितने समय में काम करेगा, यानी कि हमें L की एफिशिएंसी निकालनी है. तो जिस केस में L नहीं रहा है उस केस को कंपेयर करो, यानी कि M और N की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, तो M प्लस N की एफिशिएंसी इज 3 यूनिट्स और L प्लस M प्लस N की एफिशिएंसी 6 यूनिट्स. तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि एफिशिएंसी ऑफ L इज 3 यूनिट्स और 360 डेज में 360 यूनिट्स टोटल वर्क है, तो टाइम टेकन विल बी 360/3 एंड हेंस 120 डेज. इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है. एक चीज़ जो यहाँ पे और ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं और हमारा एफिशिएंसी का वैल्यूज इंटीजर में आ रहा है, तो कभी भी गलती से ये नहीं करना है कि जैसे ही हमें 360 दिख गया तो हमें सोचे कि कोई भी और जो ऑप्शन है वो 360 का फैक्टर नहीं है, तो दैट शुड बी द आंसर. ऐसा इसलिए नहीं करना है बिकॉज किसी किसी क्वेश्चन में पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारी एफिशिएंसीज की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ जाए. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, कि तीनों का जो ऐड है वो तो बट अगर फ्रैक्शन में आएगा तो फिर किसी ना किसी एक केस में तो ज़रूर होगा कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है. अगर तीनों ही फ्रैक्शन में होंगे यानी 1/2 1/2 के फॉर्म में होंगे, तो जब भी ऐड करोगे तो हमेशा इंटीजर आएगा, बट अदरवाइज फ्रैक्शन हो सकता है. ठीक है, तो फ्रैक्शन होगा तो फिर फैक्टर होना जरूरी नहीं है. तो ये छोटी सी चीज़ को ध्यान रखना है कि डायरेक्टली हम मार्क नहीं कर सकते कि जैसे 360 हमने टोटल वर्क निकाला, हमने देखा कि ऑप्शन 4 शुड बी द आंसर. हाँ, प्रोबेबल आंसर्स में सबसे ज़्यादा चांस ऑप्शन 4 के होने का ही है, बिकॉज बाकी कोई फैक्टर नहीं लग रहा है, तो पॉसिबिलिटी उनकी कम है, बट हो सकता है किसी केस में 80 डेज कैन ऑल्सो बी द आंसर अगर फ्रैक्शन में वैल्यू हुआ है एफिशिएंसी का. तो क्लियर है? ठीक है,
बट हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस को देखते हुए ज़रूर चलना है, बिकॉज कई बार ऑप्शन से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो भी जाएंगे. A and B together can complete a work in 12 days. B and C together can complete it in 15 days, while A and C can do it in 18 days. 12, 15, 18. LCM कितना आएगा? LCM will be 180. A plus B की एफिशिएंसी 15 यूनिट, B plus C की 12 यूनिट और A plus C की 10 यूनिट्स. तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे. ऐड करोगे 15 प्लस 12 इज 27 प्लस 10 37 आ रहा है, तो एफिशिएंसी विल बी 37 बाई 2 विच इज 18.5 यूनिट्स. ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड देन सी ज्वाइंस देम 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, विच इंप्लाइज कि ए और बी ने तो पूरा काम किया स्टार्ट से लेकर एंड तक, बट लास्ट के कुछ डेज में सी वॉज ऑल्सो देयर. C was also there. Question is in how many days the work was completed. कितने दिन था लास्ट में? C joined the work 3 days before completion. यानी कि लास्ट के 3 days में C was also there. Clear? In last 3 days C was also there. तो let us say वर्क हमारा T days में कंप्लीट हो रहा है. A plus B की एफिशिएंसी मिला के 15 है और C की एफिशिएंसी कितनी है? क्योंकि टोटल एफिशिएंसी 18.5 है, तो एफिशिएंसी ऑफ C विल बी 3.5 क्योंकि A plus B की 15 है. क्लियर? तो सी ने लास्ट के 3 days में कितना वर्क किया होगा? 3 into 3.5, 3 into 3.5, isn't it so? तो अगर T days में वर्क कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि हमें यही निकालना है इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज कंप्लीटेड, तो T डेज में A प्लस बी की एफिशिएंसी 15 है, A प्लस बी ने वर्क किया होगा 15T, प्लस C ने 3 days में वर्क किया होगा 3 into 3.5, दैट टोटल विल इक्वल टू 180. अब यहाँ पे फ्रैक्शन में थोड़ा सा मामला आएगा, बट उतना तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है उसका. तो 15T इज इक्वल टू 180 माइनस दिस इज 10.5. So T will be equal to 180 minus 10, 170 minus 0.5. तो 169.5 divided by 15. Divided by 15. तो 11 times तो जा ही रहा है 165 और plus 4.5. तो this is 11.3 days. Clearly, this is 11.3 days. So our answer will be option D only. But अगर क्वेश्चन ये पूछता कि for how many days A and B worked together, तो आंसर होता ऑप्शन B 8.3 days. Is it clear? ठीक है? क्लियर है? नाउ ये तो वो क्वेश्चन हो गया जबकि 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं और उनके बारे में क्वेश्चन दिया है. बट कई क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कि नंबर ऑफ मेन आर वर्किंग, नंबर ऑफ वुमेन आर वर्किंग, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर वर्किंग, तो वहाँ पे हमें मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी एज्यूम करनी पड़ेंगी ऐसे क्वेश्चन में. ठीक है. ऑल्सो सम क्वेश्चन आर दिए जहाँ पे कि ये है कि पहले केस में एक वॉल बन रही है, उस वॉल को बनाने में लेट अस से 50 men आर रिक्वायर्ड फॉर 10 days, बट इंस्टेड नंबर ऑफ मैन डिक्रीज हो गए या इंक्रीज हो गए, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोज केसेस जब भी कभी ऐसा कोई केस हो तो हमें यह ध्यान रखना है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स और टाइम इन जनरल एंड वर्क will be constant in all such cases. Why? Because work is proportional to efficiency और number of men हमारा क्या है? efficiency तो बता रहा है. Work is also proportional to time और time तो days में given होगा या hours में given होगा या days और hours दोनों में given होगा, तो days into hours में time calculate करेंगे हम. So in any case work हमारा efficiency to time ही आने वाला है. अब किसी केस में अगर work हमारा कुछ है, किसी केस में work कुछ और है, तो जो रेशियो है वर्क और एफिशिएंसी टू टाइम का वो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू व्हाट? एफिशिएंसी टू टाइम. सो एफिशिएंसी टू टाइम डिवाइडेड बाय वर्क, दैट विल बी इक्वल टू 1. बट हमेशा इक्वल टू 1 दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मैन लिखे हैं, एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ है, वर्क को हमने एज्यूम नहीं किया है, तो इक्वल टू 1 नहीं दिख रहा होगा, बट वर्क होगा इक्वल. क्योंकि अगर मान लो ये है कि 100 मीटर लंबी हमें वॉल बनानी है, तो वहां पे इक्वल टू 1 ना भी आए, बट ये हमको पता है कि 100 मीटर लंबी वॉल बनाने के लिए दोज मेनी वन, दैट एफिशिएंसी एंड दैट मच टाइम इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो एफिशिएंसी ये होगा. अब किसी केस में हो सकता है कि वर्क हमारा डबल हो जाए, तो इसीलिए हम रेशियो ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि देयर आर 30 men हु आर वर्किंग फॉर 30 days, ठीक है, एंड दे आर कंप्लीटिंग 1 unit ऑफ वर्क. एंड नेक्स्ट इज कि देयर आर 50 men
एंड दे हैव टू कंप्लीट 2 यूनिट्स ऑफ वर्क। और क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। सो इन फर्स्ट केस M1 इंटू D1 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 30 इंटू 30 डिवाइड बाई W वर्क इज इक्वल टू 1। और सेकेंड केस में 50 इज नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाई N डिवाइड बाई 2 यूनिट्स ऑफ वर्क, दोनों इक्वल होंगे। 25 बचा, फिर 5 से काटा, 5 बचा यहाँ पे, यहाँ 6 बचा, फिर यहाँ 6 बचा। सो आंसर विल बी N विल बी इक्वल टू 36 डेज। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। First question is 45 men can complete a job in 16 days. 6 days after they started working, 30 more men joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? अब इस क्वेश्चन में क्या है, टोटल 45 men can complete a job in 16 days. 16 days में देखो कंप्लीट जॉब, बट हुआ क्या, 6 days तक तो काम चलता रहा। 6 days तक तो काम वैसा का वैसा चलता रहा। 6 days के बाद में कहानी बदली है। तो बेसिकली 16 days का टोटल वर्क था। 6 days तक 45 men were working, but after 6 days अब कितने दिन बचे हैं, 10 days का वर्क इज रिमेनिंग, 10 days वर्क रिमेनिंग है। सो यानी कि रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई 45 men in 10 days, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सजेस्टिंग। एंड 30 more men have joined them, तो 45 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days। वर्क सेम है तो वर्क को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 45 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days, बट अब नंबर ऑफ men हो गए 45 प्लस 30 यानी 75। और क्वेश्चन इज पूछिंग मतलब क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो लेट अस से n डेज में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो रहा है। बोथ शुड बी इक्वल, क्योंकि इक्वल वर्क है, जितना बचा है वही करना है। बस 75 से डिवाइड करोगे 6 टाइम्स जाएगा, तो n विल बी इक्वल टू 6 डेज। और लास्ट वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अगर टोटल वर्क पूछता तो 6 डेज ऑलरेडी जा चुके हैं, 6 डेज में बाकी का काम होगा, 6 + 6 12 आंसर होता उस केस में। तो लास्ट लाइन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्वेश्चन, बिकॉज एग्जामिनर लास्ट लाइन में फंसा सकता है और तुमको लगेगा कुछ पूछ रहा है और वो पूछेगा कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 men take 10 days to complete a job working 12 hours a day. Find the number of men required to complete a job twice as large. अब इस बार क्या है, जॉब चेंज हो गया तो हमें वर्क से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाले केस में क्या हो रहा है, 20 men M1 D1 H1 by W1 that is equal to M2 D2 H2 by W2। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ मैन इज 20, नंबर ऑफ डेज इज 10, नंबर ऑफ आवर्स इज 12। वर्क हमारा 1 यूनिट ही है। सेकेंड केस में वर्क हमारा डबल हो जा रहा है, नंबर ऑफ मैन ही पूछा गया है, तो लेट अस से दैट इज इक्वल टू n। 30 डेज 8 आवर्स, 2 से डिवाइड किया, ऊपर बचा 4, 4 से 3 बचा, 3 इंटू 10 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, तो n इज इक्वल टू 20 आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर, ओके, 20 will be the answer. Next question. Next question is, if 5 workers can collect 60 kilograms wheat in 3 days, how many kilograms of wheat will 8 workers collect in 5 days? सेम चीज है, ठीक है, बस ये जो वर्क हमारा क्या है, दैट इज 60 kilograms of wheat, दैट इज द वर्क। और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में कि नेक्स्ट वाले केस में वर्क कितना होगा। तो वर्क हमें पता नहीं है, बट रेशियो कांस्टेंट होगा। तो हमें पता है 5 वर्कर्स इन 3 days आर कलेक्टिंग 60 kg ऑफ वीट, तो डिवाइड बाई 60 कर दिया। एंड इन सेकेंड केस 8 इंटू 5, 8 वर्कर्स 5 days डिवाइड बाई वीट का वेट ही तो निकालना है, वॉट नहीं होगा यहाँ पे, वीट होगा, ठीक है, ऑफ वीट। ओके, सो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 4 टाइम्स हो गया 15, 4 टाइम्स इज 60, सो वीट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 5, 40 इंटू 4, 160 kilograms. So that much wheat will be collected. Option 2 will be the answer. Next question, if 8 people work 8 hours a day and finish a work in 8 days, how long will it take to finish the work if 4 people work 4 hours a day? Easy question. क्योंकि वर्क सेम है दोनों केसेस में, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू टाइम निकालना है, ठीक है। सो 4 से 2 बचा, 4 से 2 बचा, 8 इंटू 4 32 डेज में, टाइम इज इक्वल टू 32 डेज, ऑप्शन डी। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days.
इन हाउ मेनी डेज विल 10 वुमेन कंप्लीट इट, यानी कि यहाँ पे हमें मैन और वुमन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। वर्क दोनों केसेस में सेम है, वर्क सेम है, तो इक्वेट कर सकते हैं। पहले केस में वर्क कितना है, अगर हम एज्यूम कर लें मैन की एफिशिएंसी m है और वुमन की एफिशिएंसी w है, मैन की एफिशिएंसी m और वुमन की एफिशिएंसी w, तो उस केस में वर्क हमारा कितना हो जाएगा। फर्स्ट केस में वर्क इज कंप्लीटिंग इन 8 डेज, तो 8 इंटू 4 मैन यानी 4m प्लस 6w, दैट विल बी द वर्क। और सेकेंड केस में वर्क हो गया हमारा 10 डेज में हो रहा है, तो 10 इंटू 3 मैन प्लस 7 वुमन। क्लियर है। अब बिफोर ओपनिंग द ब्रैकेट अगर कुछ ऑलरेडी कैंसिल आउट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जितना छोटी वैल्यू से करो उतना ज़्यादा आसान है। क्लियर। कभी कभी हो सकता है इससे बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाए, यानी कि बहुत इजीली हमारा कैलकुलेशन हो जाए। तो 4 और 5 हो गया। अब एक्सपेंड करते हैं, तो दिस विल बी 16m प्लस 24w एंड दैट इज इक्वल टू 15m प्लस 35w। सो 16 माइनस 15 यानी कि m इज इक्वल टू 35 माइनस 24 11w, यानी कि m अपॉन w या एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मैन और वुमन का 11/1। सो एफिशिएंसी ऑफ ए मैन इज 11 एंड एफिशिएंसी ऑफ वुमन इज इक्वल टू 1। इससे नाउ वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वर्क इन यूनिट्स। क्लियर। सो वर्क हमारा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क विल बी इक्वल टू, किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दो, तो 8 इंटू 4 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी 11 है, 4 मैन की हो जाएगी 44, प्लस एक वुमन की 1 है तो 6 वुमन की 6, तो 8 इंटू 50 दैट इज अवर वर्क एंड वी हैव टू डिवाइड दिस बाई 10 वुमन, तो टाइम टेकन विल बी वर्क दैट इज 8 इंटू 50 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ वुमन। तो जब 10 से डिवाइड करो, ये ध्यान रखना है कि वुमन की एफिशिएंसी जो है उससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 वुमन की एफिशिएंसी हमें टोटल निकालनी है, एक वुमन की क्योंकि 1 ही है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 इंटू 1 होगा और फिर 10 से डिवाइड किया तो 8 इंटू 5 40 डेज विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर। ठीक है, दैट विल बी आवर आंसर। अब इसी केस में देखो हमें इतना जो इक्वेशन लिखना पड़ा, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो अब इस सेकंड अप्रोच को ध्यान से समझना। सेकंड अप्रोच एक्चुअल में नहीं, यही सेम पहली वाली अप्रोच ही है, बट थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो लिखने का। ठीक है, लिखने का थोड़ा सा टाइम जो बचा सकते हो, बस उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ओके, तो देखो पहला हमारा केस गिवन है 4 men 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो 4 इंटू 8 कितना हुआ, 4 इंटू 8 इज 32। और सेकंड केस में 3 men है और 10 डेज है, तो पहले में हमने men और डेज हुआ 4 इंटू 8 32, सेकंड केस में 3 इंटू 10 30, 32 माइनस 30 कितना हुआ 2, यानी कि 2 डेज ऑफ वर्क ऑफ men। और फिर फर्स्ट केस में फिर से गए 6 women 8 डेज, 6 इंटू 8 48 और 7 इंटू 10 70, 70 माइनस 48 कितना हुआ 22 वुमेन। तो 2 डेज ऑफ वर्क ऑफ मैन इज इक्वल टू 22 वुमेन। डायरेक्टली हमने ये लाइन लिख दिया बिना ऊपर वाली लाइन को लिखे हुए। क्या ये बात समझ पा रहे हो। सो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी आ गया, मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 11/1। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा बच गया, बट ये ऐसी कैलकुलेशन वहीं पे कर सकते हो जहां पे कि एग्जैक्ट चीज़ों को मल्टीप्लाई करना आसान है। अगर मुश्किल होगा तो फिर हमें इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी प्यारा सा सवाल है। एन एम्प्लॉयर पेज ₹20 फॉर ईच डे अ वर्कर वर्क्स एंड फॉरफीट्स ₹3 फॉर ईच डे ही इज आइडल। तो जिस दिन वर्कर वर्क कर रहा है उस दिन एम्प्लॉय इज पेइंग हिम ₹20, बट जिस दिन ही इज नॉट वर्किंग ही इज आइडल, ₹3 काट लेता है वो। सो इफेक्टिवली वेज क्या है, फॉर वर्किंग ₹20 is given and for sitting idle ₹3 are deducted. At the end of 60 days a worker gets ₹280. कितना मिल रहा है, ₹280 मिल रहा है। So for how many days did the worker remain idle? For at the end of 60 days कितना मिल रहा है, a worker gets ₹280. For how many days did the worker remain idle? So क्योंकि हमसे पूछा गया क्वेश्चन में for how many days did the worker remain idle, let us assume, पहले थोड़ा एज्यूम करके कर लेते हैं फिर उसके बाद में इसका स्मार्ट अप्रोच समझेंगे। तो लेट अस एज्यूम कि x डेज वर्कर आइडल रहा। अगर x डेज वो आइडल रहा है यानी कि उसने 60 माइनस x बचे हुए दिन वर्क किया होगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी, जिस दिन वर्क किया है उसके लिए ₹20 मिलेगा, 20 इंटू 60 माइनस x, और जितने दिन आइडल रहा उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा तो -3x, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, टोटल इज 280। 20 इंटू 60 1200 माइनस 20x माइनस 3x, तो माइनस 23x इज इक्वल टू 280। सो दैट वे 23x इज इक्वल टू
1200 minus 280 यानी कि 920 and hence x will come out to be equal to 920 by 23 which is equal to 40 days. Answer will be 40 days because 40 days the worker remained idle, 20 days उसने एक्चुअल में वर्क किया है. क्लियर है? ठीक है. बट ये तो हो गया लंबा तरीका इसको करने का. अगर हम इसको समझ लें तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है. देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ध्यान से समझना है इस बात को कि when the worker is working for those days he is given 20 rupees. जब वो आइडल है तो उसको 3 रुपीज डिडक्ट कर रहा है. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ +20 -3 की अगर हम आइडल वाली केस को जीरो बना दें हाइपोथेटिकली और अपना आंसर निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा. Isn't it so? ठीक है. उस केस में फिर अपना काम हो जाने वाला है कि नहीं? हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है. सो क्या करेंगे हम, हर एक दिन के जो पेमेंट है उसमें अगर हम 3 रुपीज ऐड कर दें फॉर एवरी डेज पेमेंट, इफ वी ऐड 3 रुपीज तो 60 डेज में कितना फर्क आएगा? 180 रुपीज का फर्क आएगा. Isn't it so? अगर हर एक दिन के पेमेंट में हम 3 रुपीज ऐड कर दें, अभी क्या सिनारियो है, +20 -3, अगर हमने दोनों में 3 ऐड कर दिया तो एक वैल्यू हो जाएगी 23 और एक वैल्यू हो जाएगी 0. और अगर हर एक दिन में हम 3 रुपीज ऐड कर रहे हैं तो 60 डेज में कितना ऐड होगा? 180 रुपीज ऐड होगा. यानी कि टोटल पेमेंट हो जाएगा 280 + 180 विच इज इक्वल टू 460 रुपीज. और जिसमें कि हमें पता है वर्क करने वाले दिनों के लिए मिल रहा है 23 और जब नहीं वर्क करेगा तो 0. अब कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है. 460 रुपीज मिल रहा है 23 डेज का, 460 रुपीज टोटल मिल रहा है और 1 डे का मिल रहा है 23 रुपीज. ठीक है. 1 डे का मिल रहा है 23 रुपीज. टोटल नंबर ऑफ डेज वर्क कितना होगा? 460 by 23 यानी कि 20 डेज उसने वर्क किया है और बचे हुए दिन वो आइडल रहा है. इज इट क्लियर? तो हमारा बिना कैलकुलेशन बनाए, बिना ये इक्वेशन को सॉल्व किए हमारा काम चल गया इस क्वेश्चन में. ठीक है. सो क्योंकि हमने एक वैल्यू को 0 कर दिया. क्या ये मेथड अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है. और अगर मेथड समझ में आ रहे हैं और अप्रिशिएट कर पा रहे हो, सेशन को हेल्पफुल हो रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करना है और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना है. क्लियर है? ओके. कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और छोटी सी चीज की जा सकती है, एलिगेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो. बट क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज तुम में से बहुत लोग गलती करोगे कि उसे प्लस माइनस वाला लोचा कच कर दोगे तो कहानी हो जाएगी. ठीक है. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है उस केस में. इसलिए बेस्ट मेथड हमारा जो हमने पहले डिस्कस कर लिया. अदरवाइज एलिगेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो. एवरेज वैल्यू से 280/60 कर दोगे, एलिगेशन लगा दोगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्क डन बाय ए मैन, वुमन एंड अ चाइल्ड आर इन द रेशियो 3:2:1. तो वर्क डन बाय ए मैन, चाइल्ड और वुमन का जो रेशियो दिया है यही एफिशिएंसी है उनकी 3:2:1 की. डेली वेजेस ऑफ 20 men, 30 women and 36 children amount to ₹78. What will be the wages of 15 men, 21 women and 30 children for 18 week? अब यहाँ पे हमसे क्या है, कैलकुलेशन कराना चाहता है एग्जामिनर कि बहुत सारे लंबी लंबी वैल्यूज दे दिए कि अब कैलकुलेट करो बेटा. ओके. तो करेंगे, क्या करेंगे? ऑप्शन क्या है अपने पास? करना ही पड़ेगा 3:2:1. एफिशिएंसी तो पता है. अब डेली वेज ऑफ 20 men, 30 women and 36 children. अगेन ऑर्डर का भी ध्यान देना है हमेशा बिकॉज जब कैलकुलेशन करा सकता है एग्जामिनर तो ये भी कर सकता है खुराफात कि सेकंड वाले स्टेटमेंट में ऑर्डर चेंज कर दे. 3 × 20 60 यूनिट्स वर्क हो रहा है. 20 men are completing 60 units of work plus again women are also completing 60 units of work plus children 36. टोटल हो गया 150 यूनिट्स ऑफ वर्क और 150 यूनिट्स वर्क के लिए पैसा मिल रहा है 78 रुपीज. यानी कि 1 यूनिट वर्क के लिए कितना मिल रहा है? 50 पैसा. 1 यूनिट के लिए 50 पैसा, 0.5 रुपीज is being paid. Now question is, what will the wages of 15 men, 21 women and 30 children for 18 weeks? 18 weeks. तो 15 men यानी 15 into 3. 1 डे का पहले वर्क निकालते हैं फिर 18 वीक्स पे जाते हैं. 15 into 3 प्लस फॉर वुमेन दैट इज 21 women, 21 into 2 प्लस 30 children, 30 into 1. So this is efficiency of 1 day multiplied by 18 वीक्स है तो मल्टीप्लाइड बाई 18 करोगे और एक वीक में 7 डेज है तो मल्टीप्लाइड बाई 7 भी करोगे. क्लियर है? तो मल्टीप्लाइड बाई 18 into 7. दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? 15 into 3 is 45. 45 plus 42 which is 87 plus 30 यानी 117. So this is 117 into 18 into 7. अब देखो इस वैल्यू को देख के यहाँ पे 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, 5 का कोई मल्टीपल तो है नहीं, तो डेफिनेटली हमारा आंसर ऑप्शन बी या ऑप्शन डी तो नहीं आने वाला है. इज दिस क्लियर? ठीक है. इज दिस क्लियर?
हाँ, एक छोटी सी चीज़ रह गई अभी, उसको तो मल्टीप्लाई करना है कि हमें 1 यूनिट वर्क के लिए मिल रहा है 0.5 रुपीज़, यानी 1/2 रुपीज़, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/2 भी करेंगे लास्ट में, क्योंकि ये 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें अपना आंसर क्लियर हो जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2 से काटेंगे 9 बचा। अब सारी वैल्यूज ऑड हैं जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर भी ऑड ही आने वाला है, आंसर भी ऑड ही आने वाला है, तो ऑप्शन ए अकेला ऑड बचा, क्योंकि 5 का मल्टीपल तो होना नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? अब कैलकुलेट करने की इसके बाद कोई ज़रूरत इसमें क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 117 इंटू 9 इंटू 7। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जस्ट इनकेस अगर कैलकुलेट करना ही पड़ता तो हम क्या करते हैं, फिर कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। 117 इंटू 9 इंटू 7 है, तो 117 इंटू 7 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 100 इंटू 7 700, 17 इंटू 7 119, यानी कि 819, 117 इंटू 7 इज 819। अब 819 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8190 माइनस 819 करना है, तो 8100 माइनस 800 7300, 90 माइनस 19 71, 7371 विल बी द आंसर। ठीक है, बट ये तब है जबकि अब है ऑप्शन इस तरह के नहीं गिवन होते या नन ऑफ दीज गिवन होता, तब फिर हमको कैलकुलेट करना ही पड़ता, बट अभी तो नहीं करना है तो इसलिए नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मशीन ए नीड्स 2 hours to finish a work, machine B needs 3 hours and machine C needs 6 hours to finish the same work, how long will it take for machines A, B and C to complete the work if they work simultaneously? साथ में काम करते हैं, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे इसको, ठीक है, आंसर कमेंट कर देना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आदमी की जगह मशीन हो गया। मशीन ए प्रोड्यूसेस बोल्ट्स एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 120 एवरी 40 सेकेंड्स, मशीन बी प्रोड्यूसेस बोल्ट्स एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 100 एवरी 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या निकाल सकते हैं? मशीन ए प्रोड्यूस करिए बोल्ट्स 40 सेकेंड्स में 120, यानी कि 3 बोल्ट्स पर सेकेंड। सिमिलरली फॉर मशीन बी 100 in 20 seconds, यानी कि 5 बोल्ट्स पर सेकेंड। If the two machines run simultaneously, how many seconds will it take for them to produce a total of 200 bolts? So time taken will be 200 divided by efficiency of A and B 3 plus 5, यानी 200 by 8, answer will be 25 seconds, option B. Clear? Okay, ठीक है। Next question. Rajesh can check the quality of 1000 items in 5 hours and Rakesh can complete the 75% of the same job in 3 hours. How much time is required for both of them to check 1300 items if Rakesh stops checking after 2 hours? थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, बाकी क्वेश्चन इज वेरी डुएबल। तो राजेश कैन चेक द क्वालिटी ऑफ 1000 आइटम्स इन 5 hours, यानी कि एक आवर में कितना करेगा? 1000 by 5 विच इज 200 आइटम्स पर आवर। राकेश is completing 75% of same job, 75% कितना होगा? 750 items, 750 items in 3 hours, तो राकेश का एफिशिएंसी आ जाएगा 750 by 3 which is 250 per hour. Now how much time is required for both of them to check 1300 items if Rakesh stops checking after 2 hours? राकेश 2 hours में कितना करेगा? 250 into 2, 500 items in 2 hours. रिमेनिंग कितना बचा? 1300 माइनस 500, यानी कि 800 आइटम्स आर रिमेनिंग, जो कि करने हैं राजेश को, तो 800 बाई 200, यानी कि टाइम टेकन विल बी 4 hours। और क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में साथ में ही किया था, राकेश साथ में ही कर रहा था, इसलिए टोटल टाइम विल बी 4 hours ऑनली। अगर कॉन्टिन्यूएशन में होता कि पहले राकेश ने 2 hours किया है तो 6 hours लगते, 2 + 4 से। अभी इस केस में आंसर हमारा 4 ही आने वाला है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। Next is given Anuj takes 1 day to complete a job, while Bharat takes twice the time as Anuj to complete the same job. ठीक है, अनुज को लग रहा है 1 दिन, भारत को लग रहा है डबल द टाइम। चेतन टेक्स ट्वाइस द टाइम एज भरत, यानी चेतन को लग रहे हैं 4 days, और धीरज इज टेकिंग ट्वाइस एज मच टाइम एज चेतन, यानी धीरज को लग रहा है 8 days। तो ये तो टाइम का वैल्यूज आ गई 1 to 48, और क्योंकि इतनी सिंपल वैल्यूज है हमारा, वी कैन एज्यूम कि 8 वर्क है। अगर हम 8 वर्क को एज्यूम कर लें तो हमें पता है एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, बी की आ जाएगी 4, सी की 2 और डी की 1। ये एफिशिएंसी की वैल्यूज आ गई, और टोटल वर्क हमारा कितना है? 8 यूनिट्स है। वर्क इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। अब 4 स्टेटमेंट गिवन है और वी हैव टू फाइंड आउट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Which statements are true? Statement number A है चेतन एंड धीरज विल टेक 8 by 3 days to complete the work. चेतन और धीरज, चेतन एंड धीरज, एफिशिएंसी है 2 + 1 3, तो 8 by 3, यस दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू। स्टेटमेंट ए तो अपना ट्रू है। स्टेटमेंट बी, सेकंड फास्टेस्ट पेयर टू कंप्लीट द वर्क इज अनुज एंड धीरज। अब देखो
फास्टेस्ट कौन सा होगा? फास्टेस्ट होगा जिनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी, और ए और बी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि ए प्लस बी विल बी द फास्टेस्ट, ए प्लस बी विल बी द फास्टेस्ट। सेकेंड फास्टेस्ट कौन सा होगा? सेकेंड फास्टेस्ट वो होगा जबकि हम फास्टेस्ट को तो लिए रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। सेकेंड फास्टेस्ट वो होगा जबकि फास्टेस्ट को तो लिए रहे हैं, जो सेकेंड फास्टेस्ट उसको हम रिप्लेस कर दें थर्ड फास्टेस्ट से, यानी कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी जिसकी है वो तो रहेगा, जिसकी थर्ड नंबर पर एफिशिएंसी है वो आ जाएगा सेकंड वाले की जगह पे, यानी कि ए प्लस सी विल बी सेकंड फास्टेस्ट, दिस विल बी सेकंड फास्टेस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, सेकंड फास्टेस्ट तो पक्का ए प्लस सी होगा। हाँ, थर्ड फास्टेस्ट में सोचना पड़ेगा। थर्ड फास्टेस्ट के केस में क्या है, ए प्लस डी भी हो सकता है या फिर बी प्लस सी भी हो सकता है, तो ये चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। बट सेकंड फास्टेस्ट पक्के से हमारा कौन होने वाला है, ए प्लस सी। क्या ये बात क्लियर है? क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन में क्या हमसे कहा है, ऑप्शन स्टेटमेंट है ऑप्शन बी में, द सेकंड फास्टेस्ट पेयर टू कंप्लीट द वर्क इज अनुज एंड धीरज, तो दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि सीधी सी बात है कि धीरज तो फोर्थ सबसे स्लो है, धीरज के साथ अनुज का पेयर बना के कैसे सेकंड फास्टेस्ट कर दोगे? सेकंड फास्टेस्ट ए प्लस सी होगा। हाँ, ए प्लस डी और बी प्लस सी में थर्ड फास्टेस्ट जरूर हमें कंपेयर करना पड़ेगा, और ए प्लस डी कितना आ रहा है, 8 + 1 9, और बी प्लस सी आ रहा है 6। हाँ, तो अभी भी थर्ड फास्टेस्ट में भी ए प्लस डी ही रहेगा, क्लियर है, बिकॉज ए की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो फिर है सेकंड स्लोएस्ट पेयर। अब जब स्लोएस्ट में देखेंगे तो अब अगेन जैसे फास्टेस्ट में बात किया वही स्लोएस्ट में बात करेंगे। स्लोएस्ट कौन सा होगा, जिनकी एफिशिएंसी सबसे कम होगी मिला के, तो स्लोएस्ट आने वाले हैं सी प्लस डी, लेकिन यहां पे भी सेकंड स्लोएस्ट कह रहा है। अच्छा सवाल है, सेकंड स्लोएस्ट कह रहा है, तो सेकंड स्लोएस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि डी तो रहेगा, सबसे स्लो वाला बंदा तो रहेगा, क्योंकि उसके बिना तुम स्लो कैसे करोगे, ठीक है, तो डी तो रहने वाला है, सी को रिप्लेस कर दोगे बी से, सी को रिप्लेस कर दोगे बी से, तो दिस इज स्लोएस्ट। सेकेंड स्लोएस्ट विल बी डी, डी तो रहेगा डी प्लस बी, दिस इज सेकेंड स्लोएस्ट, और वही गिवन भी है, तो भरत एंड धीरज डेफिनेटली फॉर श्योर दैट इज ट्रू। भरत एंड धीरज विल टेक 4/3 days टू कंप्लीट द वर्क। भरत और धीरज का एफिशिएंसी मिला के है 4 + 1 5 यूनिट्स, टोटल वर्क है 8, तो 8/5 आएगा आंसर, दिस इज इनकरेक्ट, 8/5 शुड हैव बीन द केस, सो ए एंड सी ओनली इज द करेक्ट आंसर टू चूज। क्लियर है? ओके, ठीक है, अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो कहीं पे, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, और फिर कमेंट में डाउट को रिजॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टास्क ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम वाज इन प्रोग्रेस, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। प्रोग्रामर 1 एंड प्रोग्रामर 2 कैन कंप्लीट द टास्क इन 18 days, while programmer 1 and programmer 2 can complete the task together in 12 days, and programmer 2 and 3 together in 9 days. So in how many days programmer 2 alone can complete the task? That is the question. तो 1 और 2 कर रहे हैं 18 डेज में, 1 और 3 कर रहे हैं 12 डेज में, while 2 and 3 are doing it in 9 days. इजी क्वेश्चन है, वही जैसे कर चुके हैं वैसा ही तो है। तो 180 आ गया एलसीएम हमारा, 10 एफिशिएंसी आ गई 1 और 2 की, 1 और 3 की एफिशिएंसी आ गई 15, और 1 और 2 और 3 की एफिशिएंसी आ गई 20। टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 + 2 + 3, सब ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 10 + 15 आ गया 25 + 20 45/2, विच इज 22.5। और क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोग्रामर 2 कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो यानी कि 1 और 3 वाले इसका से डिफरेंस देख लो, 1 और 3 कर रहे हैं 15 यूनिट्स एफिशिएंसी से, और टोटल एफिशिएंसी है 22.5, यानी कि 2 की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7.5, 22.5 माइनस 15, 7.5 आ गई, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 180/7.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 360/15, 24 days, ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वन इज रमेश, अच्छा सवाल है ये भी, रमेश वर्क्स 8 hours a day and rests B hours a day. This pattern continues for 1 week with an exactly opposite pattern next week. थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से समझ के पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो रमेश वर्क्स 8 hours a day और रेस्ट करता है B hours a day. This pattern continues for 1 week and with an exactly opposite pattern next week. यानी कि पहले आवर अगर रमेश इज वर्किंग एंड रेस्टिंग, तो इफ ही इज वर्किंग A hours एंड देन B hours, ये वीक एक सेकेंड, हाँ 1 week है, फर्स्ट वीक का है अगर ये,
तो सेकेंड वीक में क्या होगा, ठीक इसका ऑपोजिट होगा, वो बी आवर्स वर्क करेगा और ए आवर्स रेस्ट करेगा। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। और ये कंटिन्यू करेगा 4 वीक्स के लिए, सो ऑन फॉर 4 वीक्स, यानी कि थर्ड वीक में वापस से ए और बी आ जाएगा और फोर्थ वीक में फिर से बी और ए आ जाएगा। एवरी फिफ्थ वीक ही अडॉप्ट्स अ न्यू पैटर्न विच देन कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स। व्हेन ही वर्क्स लॉन्गर देन ही रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, व्हेन ही वर्क्स लॉन्गर देन ही रेस्ट, his wage per hour is 3 times what he earns per hour when he rests longer than he works। तो जिस वीक में वो ज्यादा काम करेगा उस वीक में उसका जो पेमेंट है दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट वीक जब वो ज्यादा आराम करेगा। आराम करने का पैसा थोड़ी मिलेगा, पैसा तो काम ही करने का मिलेगा, ठीक है, बट काम करने का 3 गुना मिल जाएगा जब वो काम ज्यादा करेगा। तो इंसेंटिव है काम करने के लिए, बट फिर भी वो काम तो नहीं कर रहा है, आराम कर रहा है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, अच्छी बात है। फॉलोइंग टेबल शोज हिज डेली वर्किंग आवर्स फॉर द वीक नंबर्ड 1 to 13। एक्चुअली ये क्वेश्चन होता तो डीआई का पार्ट चाहिए था, बट समहाउ एक ही क्वेश्चन पूछा है इस पर। अ वीक कंसिस्ट ऑफ 6 days, 6 days हैं एक वीक में, 7 दिन नहीं है। एंड अ मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 weeks, एक मंथ में 4 वीक है। इफ रमेश इज पेड ₹60 per working hour in the first week, what is his salary for the first month? And we have to assume that he is paid half his wage for his resting hours on duty। तो अगर वो आराम भी कर रहा है तब भी उसको पैसा मिल रहा है, बस आधा मिल रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो पहले वाला वीक में क्या दिया है, रेस्ट कर रहा है वो 3 hours, वर्क कर रहा है 6 hours। वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट 3 hours, वर्क 6 hours। अब जानबूझ के रेस्ट को ऊपर रखा है, वर्क को नीचे रखा है उन्होंने, ठीक है। हमें क्या समझना है, क्या वो कर रहा है पहले वीक में, ज्यादा रेस्ट कर रहा है, ज्यादा वर्क कर रहा है? थिंक अबाउट इट। ज्यादा तो वर्क कर रहा है ना, तो ज्यादा वर्क कर रहा है यानी कि पहले वीक का जो उसका पेमेंट है वो 3 times होगा तब का, यानी सेकंड वीक का, जबकि वो ज्यादा करेगा रेस्ट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी कि पहले वीक में 60 रुपीज पर वर्किंग आवर उसको मिल रहा है, सेकंड वीक में उसको मिलेगा 20 रुपीज पर वर्किंग आवर, 1/3 मिलेगा इसका, 1/3 मिलेगा, इजंट इट सो? और हमें पता है कि थर्ड वीक में वापस से वो ज्यादा वर्क करेगा, तो फर्स्ट और थर्ड वीक सेम है, यानी कि 12 days बेसिकली, फर्स्ट और थर्ड वीक यानी कि 12 days वो ज्यादा करेगा वर्क और कम करेगा रेस्ट, यानी कि वर्क करेगा वो 6 days, रेस्ट करेगा वो 6 hours और रेस्ट करेगा 3 hours। 12 days ये कहानी रहेगी और 12 days स्टोरी रहेगी उसकी। वो वर्क करेगा 3 hours, रेस्ट करेगा 6 hours। अब पहले वाले केस में जो फर्स्ट वीक वाला केस है वहां पे उसको मिल रहा है 60 रुपीज फॉर वर्किंग आवर, यानी कि पर आवर ही विल बी पेड 60 रुपीज, और ही इज ऑल्सो पेड हाफ हिज वेज फॉर रेस्टिंग आवर्स, यानी कि रेस्टिंग आवर्स के लिए मिलेगा 20 रुपीज। इज दिस क्लियर? और जब वो ज्यादा करेगा रेस्ट तो उसका पेमेंट क्या हो जाएगा, वर्क करने का 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा क्योंकि 3 times है, जब वो ज्यादा वर्क कर रहा है तो पेमेंट हो जाएगा 60 का 1/3, यानी कि 20 रुपीज फॉर वर्किंग, और रेस्टिंग के लिए हाफ हो जाएगा इंटू 10। क्लियर? तो फॉर फर्स्ट एंड थर्ड वीक टोटल कितना आएगा पेमेंट, 6 into 60, वर्किंग का 360, रेस्टिंग का 60, टोटल आया 420 फॉर पर डे, 420 इज पर डे, टोटल आ जाएगा 420 इंटू 12, और यहां पे आ रहा है 60 प्लस 60 यानी कि 120 पर डे, टोटल आ जाएगा 120 इंटू 12। दोनों को ऐड करना है तो आंसर आ जाएगा हमारा 420 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 540 इंटू 12, ठीक है। सो दिस इज 5400 प्लस 1080, so 6480 will be the answer. Option D should be the answer. Clear है? Okay? ठीक है, कोई दिक्कत? So none of these answer हो जाएगा बिकॉज कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। Is it clear? I guess this is the last question as well. नहीं अभी है एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और इसके बाद में रखा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे की बात करते हैं। सो अ मैन बिल्ड्स 1/8 पार्ट ऑफ अ वॉल एवरी डे। आउट ऑफ द लेंथ ऑफ द वॉल बिल्ट एवरी डे 20% फॉल्स ऑफ एट द एंड ऑफ द डे टिल द वॉल इज कंप्लीटली बिल्ट। फाइंड इन हाउ मेनी डेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल विल बी कंप्लीटेड। एक आदमी क्या करता है, डेली 1/8 पार्ट ऑफ अ वॉल he constructs. Out of the length of the wall built per every day, 20% falls off at the end of the day till the wall is completely built. Find in how many days the construction of the wall will be completed. तो 1/8 वॉल बना रहा है एक दिन में, यानी कि टोटल कितना टाइम लगेगा उसको। अगर सिर्फ आदमी काम करता है और वॉल नहीं गिरती तो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है, 8 days में। रोज 1/8 बन रही है, 8 days में कंप्लीट हो जाती है।
बट समस्या ये है कि एक तरह से ऐसे समझो जैसे कि दिन में वो वॉल बना रहा है और रात में कोई आके 20% वॉल को गिरा देता है, 20% ऑफ वॉल को गिरा देता है, ठीक है, इज इट सो? तो क्या कहानी हो जाएगा, जितना वो दिन में बना रहा है उसका 20% रोज रात में गिर रहा है, तो यानी कि जो रात में गिर रहा है उसकी भी एफिशिएंसी कुछ होगी, वो निगेटिव वर्क हो रहा है, वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे, वो निगेटिव वर्क हो रहा है, इजंट इट सो? तो उस निगेटिव वर्क की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, और वो एफिशिएंसी कितना है 20%, जितना वो दिन में काम कर रहा है उसका 20% है, 20% यानी कितना, वो 1/5 है, यानी कि 1/40 वॉल वो रोज रात में गिरा रहा है, जो भी कर रहा है ये काम, ठीक है। इफेक्टिवली 40 डेज में वो अपना काम कंप्लीट करेगा, अगर पूरी वॉल बनी हुई होती तो वो 40 डेज में पूरी वॉल गिरा देता। तो जो डिस्ट्रॉयर है नेगेटिव वर्क कर रहा है और 40 डेज में वो पूरी वॉल गिरा देता, एक दिन में 1/40 गिरा रहा है, जबकि 1/8 मैन एक दिन में कंस्ट्रक्ट कर रहा है। टोटल वर्क हो गया हमारा 8 और 40 से 40 यूनिट्स, 40 यूनिट्स वर्क हो गया, और मैन की एफिशिएंसी है +5 और डिस्ट्रॉयर की एफिशिएंसी निगेटिव में होगी, ये ध्यान रखना है। तो 40/40 दैट विल बी -1 यूनिट्स, -1 यूनिट्स, और दोनों साथ में काम कर रहे हैं। दिन में मैन काम कर रहा है, रात में डिस्ट्रॉयर काम कर रहा है। 5 - 1 4 यूनिट्स एफिशिएंसी से डेली काम कर रहे हैं, इजंट इट सो? बट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक चीज ध्यान रखनी है, 4 यूनिट्स से काम कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे कर दोगे 40/40 इज इक्वल 40/4 इज इक्वल 10 डेज, यानी 10 डेज में वर्क हमारा कंप्लीट होगा, तो आंसर हो जाएगा गलत। ऐसे केसेस में ध्यान क्या रखना है, देखो जब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है फॉल्स ऑफ एट द एंड ऑफ द डे टिल द वॉल इज कंप्लीटली बिल्ट। तो जब वॉल कंप्लीटली बन जाएगी उसके बाद में वॉल नहीं गिरेगी, ठीक है, जब वॉल कंप्लीटली बन जाएगी तो उसके बाद में वॉल नहीं गिरेगी। तो हो सकता है कि जब हम 10 डेज निकालें उससे पहले वॉल कंप्लीट हो जाए, उससे पहले वॉल कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे किसी भी केस में हमें क्या करना है कि क्योंकि ये 4 की साइकिल्स हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पे क्या है सीधे 10 टाइम्स जा रहा है तो हम 9 टाइम्स तक जाएंगे, आगे की कहानी उसके बाद में देखेंगे। 9 टाइम्स तक जाने का मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट्स वर्क डेली हो रहा है, तो 9 डेज में होगा 36 यूनिट्स वर्क, 36 यूनिट्स वर्क। अब आया 10वां दिन, 10th डे आया, 10th डे पे कितना वर्क बचा है, 4 यूनिट्स बचा है, 36 यूनिट्स हो चुका है, और मैन कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट्स वर्क, 5 यूनिट्स वर्क कर रहा है, वर्क बचा है 4 यूनिट्स, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 4/5 डेज लगेगा। तो इफेक्टिवली 9 एंड 4/5 डेज में वॉल बन के कंप्लीट हो जाएगी। और एक बार वॉल बन के कंप्लीट हो गई तो फिर उसके बाद में क्यों आदमी क्या वर्क करे, काम क्या करेगा वहां पे, ठीक है, और फिर थोड़ी वॉल गिरने वाली है। तो इसलिए आंसर 10 डेज नहीं होगा, आंसर इन दिस केस विल बी 9 एंड 4/5 डेज विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, एंड हेंस आंसर विल बी नन ऑफ दिस। बट ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, समझ में आना चाहिए, डिफरेंट फॉर्म में आता रहता है, हो सकता है मैन और वॉल ना हो, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के, बट ये जो बेसिक है कॉन्सेप्ट इसका वो समझना जरूरी है। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम परसेंटेज के बेसिस पे भी कर सकते हैं, बिकॉज परसेंटेज से भी ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि वी नो कि मैन 1/8 पार्ट ऑफ द वॉल बना रहा है डेली, यानी कि एक दिन में 1/8 यानी कितना हुआ 12/12.5%, तो डेली द मैन इज कंप्लीटिंग 12.5% ऑफ द वॉल। रात में 20% ऑफ 12.5%, यानी कि 1/5 ऑफ 12.5%, यानी कि -2.5% वॉल गिर जा रही है, गिर जा रही है। तो 1 डे का वर्क हो गया 10%, 10% ऑफ द वॉल इज कंप्लीटेड इन 1 डे, ठीक है। नाउ एज आई सेड कि हमें लास्ट एक दिन का बचा के रखना है, एक दिन का, एक पूरी साइकिल का आइटम बचा के रखना है। 9 डेज तक जाते हैं, क्लोज तक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला चीज हमको मैनुअली करना पड़ेगा, उसको फॉर्मूला फिट करके या डायरेक्टली डिवाइड करके करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो 9 डेज में हो जा रहा है 90%, 90%। इसके बाद में 12.5% करता है, पूरे दिन में बचा है 10%, तो 10th डे में 10/12.5 या 4/5, तो 9 एंड 4/5 डेज में वॉल कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगर सेशन पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो डेफिनेटली सेशन को लाइक जरूर करना है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स से अगर शेयर नहीं किया है तो उनसे भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। और अगर इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, देन यू कैन मैसेज मी ऑन ADITYAKT, ठीक है, ऑन टेलीग्राम। That's all for this session. Bye bye. Take care.